करीम ये नाम सिर्फ एक ऐप का नहीं बल्कि पाकिस्तान में ट्रैवल के इनकलाब का नाम है। इसने पूरी गिग इकॉनमी की शक्ल बदल दी। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी इतनी डोमिनेंट कंपनी ने अचानक अपनी सबसे बड़ी सर्विस पर फुल स्टॉप क्यों लगा दिया? आइए आज हम करीम के इस कमाल के सफर और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले मोड़ की कहानी में गहराई तक जाते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले वही सवाल जो सबके जहन में है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइड हेलिंग सर्विस अचानक बंद क्यों हो गई? आखिर माजरा क्या था? यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन करीम की इस फैसले का शौक समझने के लिए ना पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो असल में कितने बड़े प्लेयर थे। ये कोई छोटी मोटी सक्सेस स्टोरी नहीं थी, ये मार्केट पर मुकम्मल गलबे की कहानी थी। तो कहानी शुरू होती है 2012 में दुबई से। फिर 2015 में करीम पाकिस्तान पहुंचता है और आते ही छा जाता है। लोगों के सफ़र करने का अंदाज ही बदल गया। और फिर आता है 2019, एक गेम चेंजिंग साल, जब उनके सबसे बड़े राइवल ऊबर ने ही उन्हें अक्वायर कर लिया। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 3.1 बिलियन डॉलर्स की। इसमें से 1.4 बिलियन डॉलर्स तो फॉरेन कैश आना था और बाकी 1.7 बिलियन डॉलर्स ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो आगे जाकर ऊबर के शेयर्स बन जानी थी। आप अंदाजा लगाएं, उस वक्त ये इस पूरे खित्ते की टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऐलान था। इसने सबको हिलाकर रख दिया था। अब जरा इस पर गौर करें कि पाकिस्तान इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। पूरे रीजन में इनके 50 मिलियन यूजर्स थे और उनमें से पूरे 25% यानी 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग सिर्फ पाकिस्तान से थे। तो आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान करीम के लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं था, बल्कि शायद सबसे अहम मार्केट था। और बात सिर्फ सवारियों की नहीं है, इसका असर तो इकोनॉमी पर था। करीम ने पाकिस्तान में अपने कैप्टन्स को 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की पेमेंट की। सोचिए, इस एक कंपनी ने लाखों घरों का निजाम चलाया। देखें, मार्केट पर यह कब्जा अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरा प्लान था, एक इकोसिस्टम था। आपको बजट राइड चाहिए, वो भी है। वीआईपी फील लेनी है प्रीमियम गाड़ी में, वो भी हाजिर। और तो और फ्लेक्सी ऑप्शन से आप अपना किराया खुद डिसाइड कर सकते थे। ऊपर से 24/7 सेफ्टी हेल्पलाइन, 550 से ज़्यादा कंपनीज उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और 8,20,000 रजिस्टर्ड कैप्टन्स। जब आप इतने बड़े हो जाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक ऐप नहीं रहते, आप मुल्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और फिर अचानक एक ऐसी खबर आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तारीख थी 18 जुलाई 2025। इस दिन करीम ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में अपनी राइड हेलिंग सर्विस को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी मार्केट की किंग थी, वो ही अब मैदान छोड़ रही थी। करीम के को फाउंडर और सीईओ मुदस्सिर शेख खान ने खुद इसे एक नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल फैसला कहा। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि ये फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? ऐसा क्या हो गया कि करीम को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? कंपनी के मुताबिक ये असल में 3 चैलेंजेस का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, मुल्क के शदीद मुआशी हालात। दूसरा, मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन। और तीसरा, दुनिया भर में सरमाए की कमी। आइए इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमी। आप देखें, 2022-23 में पाकिस्तान में महंगाई 38% तक चली गई, जो एक रिकॉर्ड था। इसका मतलब क्या है? फ्यूल महंगा, गाड़ियों के पार्ट्स महंगे, लोगों की खरीदने की ताकत कम, और इस सब का सीधा असर राइड हेलिंग जैसे बिजनेस पर पड़ता है। और जब माली हालात पहले ही खराब थे, उसी वक्त मार्केट में नए प्लेयर्स भी आ गए। इनड्राइव और यांगो जैसी कंपनीज ने एक नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कम कीमतों और बिडिंग के जरिए, यानी आप अपना किराया खुद तय करें, करीम से मार्केट शेयर छीनना शुरू कर दिया। इससे करीम के प्रॉफिट्स पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा। और आखिरी चीज़, ग्लोबल फंडिंग। देखें, एक वक्त था जब टेक कंपनीज को आसानी से पैसा मिल जाता था, लेकिन वो दौर अब ख़त्म हो रहा था। इन्वेस्टर्स अब ज़्यादा एहतियात बरत रहे थे और वो ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं लगा रहे थे जहां फ़ौरन बड़ा मुनाफा ना हो, और राइड हेलिंग उन्हीं बिजनेसेस में से एक था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये एक चैप्टर का एंड था, पूरी किताब का नहीं। कीरम के लिए राइड हीलिंग को रोकना असल में एक नए सफ़र का आगाज़ था। तो उनका नया प्लान क्या था? बेसिकली एक सिंपल सा 3 स्टेप पिवट।
स्टेप 1, राइड हीलिंग पर पॉज का बटन दबाओ क्योंकि उसमें पैसा बहुत लग रहा था। स्टेप 2, अपनी दूसरी सक्सेसफुल सर्विसेज जैसे करीम पे और फूड डिलीवरी पर फोकस करो। और स्टेप 3 जो कि सबसे बड़ा है, इन सब को मिलाकर एक एवरीथिंग ऐप यानी एक सुपर ऐप बनाओ। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। करीम ने पाकिस्तान में अपने 400 से ज़्यादा इंजीनियर्स को रिटेन किया है जो इसी नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, बल्कि उनका प्लान तो मज़ीद 100 लोगों को हायर करने का है। तो ये मुल्क छोड़ना नहीं है, ये पाकिस्तान के टैलेंट्स पर एक बहुत बड़ी शर्त लगाना है। अच्छा, तो ये सुपर ऐप है क्या चीज़? ज़रा सोचिए, एक ऐसी ऐप जिससे आप खाना भी ऑर्डर कर लें, अपनी यूटिलिटी बिल्स भी पे कर दें, ग्रॉसरी भी मंगवा लें और अपने दोस्त को पैसे भी ट्रांसफ़र कर दें। मतलब हर काम के लिए अलग ऐप नहीं, बस एक ऐप जो सब कुछ करे। ये है सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे उतार चढ़ाव से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ अहम लेसन्स पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक, वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। करीम ने साबित किया कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो रोने के बजाय फौरन नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। दूसरा सबक, असल दौलत अब डेटा है। करीम अपने उन्हीं 1.25 करोड़ पाकिस्तानी यूजर्स के डेटा को यूज करके अपनी अगली बड़ी चीज बना रहा है। तीसरा, आप इकोनॉमी से लड़ नहीं सकते। आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर मुल्क के मौशी हालात खराब है तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। और आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि टेक कंपनीज अब हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है और इसलिए इनके लिए अक्लमंदी से कवानीन बनाना कितना जरूरी है। और अब आखिरी सवाल, जिसका जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्या आपको लगता है कि करीम की ये नई सुपर ऐप स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी में एक नया इनकलाब ला सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।